नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अब तक हम पढ़ते आए हैं, रेडियो एक्टिविटी वर्ड पढ़ते आए हैं, तो अब हम स्टडी करेंगे एग्जैक्टली व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मीन्स एक ये ऐसा प्रोसेस है जो अपने आप होता है। इसको इस प्रोसेस को करने के लिए आपको किसी भी इंस्टर्नल फोर्स या कोई भी इंस्टर्नल इन्फ्लुएंस देने की नीड नहीं होती, ये अपने आप होता है नेचर में। ठीक है, आपके पास क्या है, एक एलिमेंट है सपोज, तो वो क्या होगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब टूटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो स्टार्टिंग में आपके पास 100 एटम थे किसी एक एलिमेंट्स में, और जब आपने उसको 1 आवर बाद देखा तो उसके अंदर कुछ 80 एटम्स रह गए। इसका मतलब क्या हुआ, एटम्स कम हो गए। ठीक है, मीन्स वो जो आपका एलिमेंट था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया। ठीक है, छोटे किसी एक और छोटे एटम के अंदर, ठीक है, किसी और छोटे एक एलिमेंट के अंदर। तो ये जो आपका प्रोसेस होता है इसको आप कहते हो रेडियो एक्टिविटी। It is the property by virtue of it heavy element disintegration itself without being forced by an external agent to do so। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक बहुत हैवी एलिमेंट है, वो क्या होता है, टूट जाता है। हमें कोई फोर्स लगाने की नीड नहीं है, कुछ नहीं है, बस टाइम के साथ साथ ही क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट मीन्स टूट जाएगा किसी और एलिमेंट में, और इसके लिए हमें किसी एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स लगाने की नीड नहीं होती। ठीक है, ये फिनोमिना एक फ्रेंच फिजिस्ट ने दिया था, हेनरी बैकरेल। कौन से सन में दिया था, 1896 में दिया था इन्होंने। ठीक है, यूरेनियम सॉल्ट है एक, हमारे पास एक एलिमेंट है, उसको लिया और हमने क्या किया, उसको फोटोग्राफिक प्लेट के पास रखा, तो हमने क्या देखा कि उस प्लेट को हमने इवन लाइट प्रूफ पैकेज, एक लाइट प्रूफ पैकेज के अंदर डाल के रखा, और बट फिर भी हमने क्या देखा, this is he thought must be due to certain active radiations emitted by a uranium salt। अब ये जो हमने फोटोग्राफिक प्लेट रखी थी ये फिर भी अफेक्ट हो गई, इवन हमने उसको लाइट प्रूफ पैकेज में रखा था। तो इससे उन्होंने क्या देखा कि ये जो आपका एलिमेंट है, ठीक है, ये जो यूरेनियम सॉल्ट है, इसने कुछ एक्टिव रेडिएशंस एमिट की, जिसकी वजह से क्या हुई, ये आपकी जो फोटोग्राफिक प्लेट थी ये इफेक्ट हो गई। ठीक है, ये जो रेज निकली वहाँ से, उन्होंने, क्योंकि उन साइंटिस्ट का नाम हेनरी बैक्यूरेल था, तो इसीलिए उन्होंने उन रेज का नाम बैक्यूरेल रख दिया। द फिनोमिना ऑफ मिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन बाय एन एलिमेंट वाज टर्म रेडियो एक्टिविटी। तो ये जो एक्टिव रेडिएशंस एमिट हुई हमारी, ये जो फिनोमिना होता है पूरा एक्टिव रेडिएशन के एमिशन का, ठीक है, किसी भी एलिमेंट से, उसको इन्होंने क्या नाम दिया, रेडियो एक्टिविटी। द एलिमेंट एग्जिबिटिंग दिस प्रॉपर्टी वाज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब जो आपका एलिमेंट है, जैसे इस केस में क्या था, यूरेनियम सॉल्ट था, जो ये रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस है इनको एमिट करता है, इस एलिमेंट को तो हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, और जो रेज एमिट होती हैं उस एलिमेंट से, उसको क्या कहेंगे, बैक्यूरेल रेज कहेंगे। ठीक है, जो टोटल हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं वो कितने हैं, 40 हैं। ठीक है, जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं जिनका नंबर 82 से ज़्यादा है, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, वो ऑलमोस्ट सभी क्या होते हैं, हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं, और वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, उनका न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है। उनका न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि अभी हमने देखा वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है, टूट जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल हो गए, जैसे रेडियम हो गया, थोरियम हो गया, एक्टीनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, यहाँ से हमने यूरेनियम देखा था, तो ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी है वो किसके लिए है, हैवी न्यूक्लियाई, यानी जितने भी हैवी वेट न्यूक्लियाई होती हैं उनमें जो आपका रेडियो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, वो अनस्टेबल होता है, इसीलिए वो जल्दी से टूट जाता है। हमें किसी एक्सटर्नल एजेंट की भी नीड नहीं पड़ती, एक्सटर्नल फोर्स देने की नीड नहीं पड़ती। ठीक है, वी नोटिस फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी कर्व, अभी लास्ट में हमने जो स्टडी किया है एनर्जी बाइंडिंग कर्व, वहाँ से हमने क्या देखा कि जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी वो डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, चाहे स्लोली डिक्रीज हो रही थी, किसके लिए स्लोली डिक्रीज हो रही थी, जिसका मास नंबर 140 से ऊपर था। ठीक है, ग्राफ ऐसे जा रहा था, ऐसे ग्राफ कैसे जा रहा था, ऐसे आके फिर ऐसे जा रहा था, डिक्रीज बहुत थोड़ा हो रहा था। देखो, बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं गया, वो थोड़ा डिक्रीज हो रहा था, बट हो रहा था। जैसे जैसे हम हैवी न्यूक्लियाई की तरफ जा रहे थे, हमारी जो अनस्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही थी। ठीक है,
तो ये क्या, इससे हमने क्या इंडिकेट किया, जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होएगी जैसे जैसे आप हैवी न्यूक्लियर की तरफ जाते जाओगे। जितना ज़्यादा आपका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, मीन्स उतने ही ज़्यादा आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच में जो हमने अभी पढ़ा था जो रिपल्शन फैक्टर होगा, ठीक है, वो क्या होता जाएगा, हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ज़्यादा रिपल्शन फैक्टर बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से जो बाइंडिंग इफेक्ट है, मीन्स जो उनको बाइंड करके रखता है, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे ही वो बाइंडिंग इफेक्ट कम होगा, मीन्स वो जल्दी से टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जितने भी हैवी न्यूक्लियाई होती हैं वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारी, अब इसमें से हमने सिर्फ अब तक पढ़ा रेडिएशन एमिट होती हैं, अब वो कैसी रेडिएशन होती हैं और कितनी रेडिएशन एमिट होती हैं इसको स्टडी करेंगे। तो टोटल हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशंस होती हैं, अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस और गामा रेडिएशंस। ठीक है, जो सबसे कम पेनिट्रेट करती है, पेनिट्रेट मतलब किसी भी चीज़ के अंदर कितना ज़्यादा घुसना। ठीक है, जैसे ये आपके हाथ की लेयर्स हैं, अगर सपोज मैंने क्या किया, एक नीडल को अपने हैंड में ऐसे प्रेस कर दिया, तो वो कितना मेरे हाथ के अंदर तक जाएगी। ठीक है, कितनी लेयर्स क्रॉस करेगी। सपोज करो ये क्या है, मैंने 3 लेयर्स बना दी यहाँ पे। ठीक है, अगर वो सिर्फ पेनिट्रेट होके फर्स्ट मेरी यहाँ तक पहुँच सकती है, तो दैट मीन्स वो कौन सी आपकी अल्फ़ा है। अगर वो और ज़्यादा पेनिट्रेट हो जाती है और वो यहाँ सेकंड लेयर तक पहुँच जाएगी, तो दैट मीन्स वो क्या है, हमारी बीटा रे है। अगर वो और ज़्यादा पेनिट्रेट होके हम बिल्कुल मेरे हाथ को क्रॉस कर जाएगी, तो वो कौन सी रे है, हमारी गामा रे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे कम पेनिट्रेटिंग कौन सी थी, अल्फा रे, यहाँ तक पहुँची, फिर उससे ज़्यादा किसने किया, बीटा ने, फिर सबसे ज़्यादा किसने किया, गामा ने। लीस्ट पेनिट्रेटिंग सबसे कम, फिर उसके बाद फिर सबसे मोस्ट पेनिट्रेटिंग कौन सी है, हमारी गामा रे है। अब उसका नेचर स्टडी करेंगे। हमने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एक लेड का बॉक्स लिया। ठीक है, इसमें कोई भी रेडियम का सैंपल रख दिया, कोई भी रख सकते हैं हम, यूरेनियम रख सकते हैं हम, थोरियम रख सकते हैं, एक्टीनियम, इट डिपेंड्स। ठीक है, एक लेड के बॉक्स में हमने ये क्या रख दिया, एक सैंपल रख दिया, और क्या किया, इस बॉक्स के बाहर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवा दी। ठीक है, इधर क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड कब जनरेट होती है, जब हम 2 अपोजिट चार्जेस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा, हमारी 3 रेज निकलेंगी, अल्फा, बीटा और गामा। जब अल्फा रेज निकली तो हमने क्या देखा, वो नेगेटिव की तरफ चली गई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो अल्फा रे क्या है, पॉजिटिव है। ये हम ऑलरेडी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो हमारी अल्फा रे होती है उसको ऑलमोस्ट, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, मास नंबर 4 होता है, जो हीलियम के बराबर होता है आपका। ठीक है, तो दैट मीन्स ये इसका साइन कौन सा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ऐसे ही बीटा रेज जब निकली तो उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो अट्रैक्ट कर गई। अगर वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट कर रही तो दैट मीन्स बीटा कौन सी है, नेगेटिव रेज हैं। और जब हमने गामा की तरफ देखा, जब गामा रेज निकली तो वो क्या है, बिल्कुल सीधी निकल गई, वो कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं कही। ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड निकल गई। ठीक है, और एक चीज़ क्या नोटिस की, जो अल्फा रे का एंगल था बहुत छोटा था। ठीक है, ये देखो ऑलमोस्ट ऐसे निकल के जा रही है, यानी एंगल बहुत छोटा बना रही है। ये बिल्कुल कर्व बन गई यहाँ से, तो दैट मीन्स एंगल, बीटा रेज का एंगल बड़ा था, और गामा रेज क्या थी, हमारी अनडिफ्लेक्टेड ही निकल गई। ठीक है, जो अल्फा रेज थी वो कहाँ पे गई, नेगेटिव प्लेट की तरफ। दैट मीन्स अल्फा कौन सा चार्ज, अल्फा के ऊपर कौन सा चार्ज है, अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज, बीटा रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई यानी नेगेटिवली चार्ज, और गामा रेज कौन सी है, इसका कोई चार्ज नहीं था, इट हैज़ नो चार्ज। और सबसे कम एंगल कौन सा था, अल्फा का, सबसे ज़्यादा एंगल बीटा का, और कोई एंगल नहीं था, वो क्या चली गई, अनडिफ्लेक्टेड, सीधी चली गई, दैट इज गामा रेज। अभी हमने इसको किस में रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो भी हम रिजल्ट्स हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब कुछ इनकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लेते हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। सबसे पहले हमने क्या देखा, अल्फा रेज देखी। ठीक है, अल्फा रेज अभी हमने क्या देखा था, हीलियम, एज ए हीलियम होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका मास नंबर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, जो हीलियम न्यूक्लियस की इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, जो इसका मास होता है वो 4 टाइम्स होता है हाइड्रोजन एटम के मास के। ठीक है, क्योंकि इसका मास नंबर 4 है, हाइड्रोजन एटम का कितना हो गया हमारे पास, यहाँ से 1 होता है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम से ऑलमोस्ट क्या है, ये हमारा 4 टाइम्स होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, इसकी वेलोसिटी कितनी रेंज में होती है, 1.4 इंटू 10⁻⁷ टू 2.1 इंटू 10⁻⁷। डिपेंड करता है कि कौन से सोर्स से एमिट कर रही है, हर सोर्स के अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी अलग होगी। ठीक है,
अब आपको पता है इस केस में हमारा मास क्या होता है, लार्ज होता है, हमने ये देखा था। तो पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल्स की हमने देखी थी सबसे कम होती है, ठीक है, 1/100 टाइम्स होती है बीटा के केस में, और 1/10,000 टाइम्स होती है गामा के केस में। मीन्स गामा 10,000 टाइम्स ज़्यादा पेनिट्रेट करती है अल्फा से, ठीक है। इसीलिए अल्फा पार्टिकल इजीली स्टॉप्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, लार्ज मास हमने देखा, मास लार्ज है, वेलोसिटी देखो कितनी ज़्यादा लार्ज है इसकी, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनकी आयनाइजिंग, मतलब किसी भी एलिमेंट को आयनाइज करने की पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये 1000 ऑफ जो हमारे आयन्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं बिफोर बीइंग एब्जॉर्ब्ड। किसी भी कोई, जैसे हमने कोई भी यहाँ पे मेटल शीट रख दी, ठीक है, उसमें एब्जॉर्ब होने से पहले ये 1000 ऑफ आयन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनका मास लार्ज है और लार्ज वेलोसिटी है उनकी। अब ये जो रेंज है अल्फा पार्टिकल की एयर में, वो डिपेंड करती है कि कौन से रेडियो एक्टिव सोर्स से हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्मल प्रेशर लेते हैं एयर का, तो जो रेंज है अल्फा पार्टिकल की वो 3 to 8 सेंटीमीटर्स है। मीन्स बहुत कम है, सेंटीमीटर्स बहुत कम होता है हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या करता है, एक तो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। कुछ एक सब्सटेंस हो गए, जैसे आपका बैरियम हो गया, ठीक है, बैरियम प्लैटिनोसाइनाइड हो गया, आपका जिंक सल्फाइड हो गया, इन केसेस में। और अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं, अफेक्ट करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट को भी, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिफ्लेक्ट होते हैं। अभी हमने स्टडी किया था इसको, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो जाते हैं जब इनको मैटर थिन फॉयल से हम क्या कहते हैं, इसमें से पास कराने की कोशिश करते हैं। जो हमने पढ़ा था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की, मोस्ट ऑफ जो हमारे अल्फा पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं, और बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल होते हैं जो डिफ्लेक्टेड बैक हो जाते हैं, और बहुत कम हमारे होते हैं जो थोड़े से ज़्यादा 90 डिग्री से ज़्यादा पे होते हैं हमारे डिफ्लेक्ट, ठीक है। अब इनका ये क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी पे भी कॉज कर सकती हैं। तो ये सारे के सारे स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल्स ऑन बीइंग स्टॉप प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। अब किसी भी बहुत तेज़ चीज़ आते हुए आप इसको एकदम रोक दो तो वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। जैसे बहुत स्पीड से आप बॉल आ रही है कोई, जब आप उसको स्टॉप करते हो अपने हैंड से तो आपको कई बार बहुत हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बहुत तेज़ लगती है वो आपको। तो इसी तरह से वो एक हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करा सकते हैं। नेक्स्ट इज योर बीटा। अब बीटा क्या है हमारा, हमने देखा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। चार्ज कितना हो गया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब हो गया, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ, एक जो बीटा पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पे होता है, और जो अल्फा पे चार्ज होता है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल होता है, हीलियम के इक्वल होता है, ठीक है। और 4 टाइम्स जिसका मास होता है हाइड्रोजन एटम के। नेक्स्ट हो गया अब आपका जो मास है वो कितना होगा, अगर इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है तो मास भी इलेक्ट्रॉन जितना होगा, 9.1 × 10⁻⁻31, ठीक है। जो वेलोसिटी होएगी वो कितनी होएगी, 33% to 99% वेलोसिटी ऑफ लाइट का, 33 से ऑलमोस्ट 99, यानी अल्फा पार्टिकल से भी ज़्यादा वेलोसिटी। अब इसका मास स्मॉल है, ठीक है, हमने यहाँ से देखा मास स्मॉल है इसका, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल होता है, ठीक है। तो स्मॉल मास की वजह से इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। मैंने आपको बताया था ये अल्फ़ा की है, ये बीटा की है, ये गामा की है। अल्फ़ा यहीं स्टॉप हो जाता है, फिर बीटा यहाँ होता है और गामा यहाँ होता है, ठीक है। छोटे मास की वजह से ज़्यादा अंदर तक चला जाता है। अब बीटा पार्टिकल आयनाइज कर सकते हैं गैस को, बट उनकी आयनाइजेशन पावर अल्फ़ा पार्टिकल से कम होती है। कितनी कम होती है, 1/100 टाइम्स कम होती है। ये सेवरल मीटर तक जा सकते हैं, वो कुछ सेंटीमीटर तक जाते थे, ये कुछ मीटर तक, यानी इनकी रेंज उससे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं, ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं, ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक चार्ज दोनों पे ही डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, शोइंग दैट दे कैरी मैग्नेटिक चार्ज, बट इनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। नेक्स्ट इज गामा रेज। गामा रेज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं करती, क्योंकि हमने देखा वो सीधी चली जाती हैं बिना डिफ्लेक्ट किए। तो यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के होने से गामा रेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इसका रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है, दैट मीन्स
ये क्या है, फोटोन का जो हमारा रेस्ट मास होता है, और ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। पहले अल्फ़ा की स्पीड, फिर उससे तेज़ बीटा की, और सबसे तेज़ क्या होती है, गामा की होती है। ठीक है, और जो गामा रेज होती हैं हमारी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जैसे हमारी एक्सरे होती हैं, बट इनकी जो वेवलेंथ होती है गामा रेज की, ठीक है, गामा रे फोटोन की, वो छोटी होती है एक्सरे से, और इनकी सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, और जो आयनाइजिंग पावर है वो कम होती है, सबसे ज़्यादा अल्फ़ा की होती है। ठीक है, ये भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को इफ़ेक्ट करते हैं, इवन बीटा पार्टिकल से ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारे गामा रेज हैं वो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट भी कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, जो हमारी गामा रेज हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज एंड योर रेडियो एक्टिविटी।